या ये मुझे फिर वो वाली बातें बता देगा जो सीक्रेट होंगी को शायद। हाँ, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। एक ना सीक्रेट है उसके अंदर और ये बता देगा तो मैं कल मिलियनर बन जाऊंगा कि यार मैंने सब कुछ सीख लिया। हाँ। अब एक वो पीस ऑफ द पजल है जो सिर्फ इस ट्रेनर के पास है, क्योंकि उसने कोर्स की मार्केटिंग ऐसे की है। सर सीक्रेट ही ये है कि कोई सीक्रेट नहीं है। Assalamualaikum, this is Hamid Zulfikar Ali and welcome to our very first episode of The Talking Lane. The Talking Lane एक ऐसा शो है जिसके अंदर हम लोग अपने गेस्ट को इस साथ वाली चेयर पे बिठाएंगे, सीट पे बिठाएंगे, लाहौर की राइड कराएंगे और उनसे कुछ बातें पूछेंगे, उनकी थिंकिंग, उनकी लाइफ के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में, जिससे हमारी कौम की जो शो को देख रहा है एक्चुअली उन सब की लर्निंग हो सके। क्योंकि मैंने ये चैनल स्टार्ट करने का एक वाहिद मकसद ये था कि पाकिस्तान में यूट्यूब के ऊपर बहुत काम है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल जो चैनल्स हैं वो कुछ चंद चैनल्स हैं। तो रियल नॉलेज जो कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ थोड़ा बहुत फेक है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे जब लोगों से बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी। सो द वेरी फर्स्ट एपिसोड इज़ विद माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट बडी हमजा खुर्शीद। हमजा अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतनी देर बाद आप जो सोच रहे थे आज आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उसका पहला गेस्ट भी हूँ। तो बेसिकली मेरा नाम हमजा खुर्शीद है। मैं एक फ्रीलांस कह सकते हैं, रिमोट कह सकते हैं, ब्लॉगिंग एंड कंटेंट एंड एसईओ के बिजनेस में हूँ। कंटेंट एंड एसईओ इज़ माय प्राइमरी स्किल और उसी से हम अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, उनको सेल करते हैं, कुछ को लाइफ टाइम एसेट के लिए ग्रो करते हैं और क्लाइंट को भी हम एसईओ की सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं, एसईओ एंड कंटेंट मैनेजमेट। तो ये ओवरऑल एक काम के हवाले से है। बाकी आई एम अ फादर एज वेल। मेरी 2-2.5 साल की माशाल्लाह बेटी है एंड लिविंग ट्राइंग टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ विद बेसिकली ऑन माय ओन टर्म्स माशाल्लाह, ट्राइंग टू। तो हमजा भाई ये बताएं, मैं तो आपके बारे में सब कुछ ऑलमोस्ट जानता हूँ, लेकिन दुनिया को थोड़ा सा जानना है इस टॉपिक के ज़रिए कि फ्रीलांसर्स की लाइफ में क्या कुछ होता है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए आप ये बताओ कि सबसे पहले आपने फ्रीलांसिंग के बारे में कब सुना, या आपकी अर्ली लाइफ थोड़ी सी कैसी थी, जो क्या आप शुरू से फ्रीलांसिंग के बारे में जानते थे या कर सकते हैं आपके शो में? हाँ आप करें, ठीक है, कह सकते हैं, आप बिल्कुल कह सकते हैं। मैं लाहौर है, रोड्स हैं, तो फिर बच्ची चेक तो बनता है। अच्छा ठीक है, अच्छा खैर हमजा भाई ये बताएं कि आपकी अर्ली लाइफ कैसी रही, कहाँ आप पैदा हुए, जल्दी से क्विकली एक क्विक रिव्यू। मैं सर्कमस्टेंसेस के बारे में पता हूँ जी। मैं पैदा जी सलाला में हुआ। ओमान का एक छोटा सा शहर है मस्कत, उस कैपिटल जो है उसके साथ कुछ घंटों की ड्राइव पे सलाला है। तो सलाला में जी पैदाइश हुई, उधर ही 8-9 साल ज़िंदगी गुजरे। 9 साल आई बिलीव की एज पे वालिद की वफ़ात होती है। फिर हम सारी फैमिली पाकिस्तान मूव करते हैं। उधर आबाई घर में रहते हैं, वो घर बिकता है, उसकी फैमिली इशूज़ में काफ़ी गुजरती है लाइफ। अल्टीमेटली लाहौर आके सेटल होते हैं और फिर पढ़ाई का सारा सिलसिला लाहौर में चलता है और फिर जर्नी लाहौर में ही है फिलहाल। तो आपने फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट की, किस एज में थे जब आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की? मेरा ख्याल है कि एज तो मुझे नहीं याद, लेकिन मुझे याद है कि मैं 9th क्लास में या 10th क्लास में था। 9th या 10th क्लास में मैंने फ्रीलांसिंग यानी फर्स्ट राइटिंग प्रोजेक्ट लिया था और एक नेटवर्क था शेरा कैश, CPA नेटवर्क है, कॉस्ट पर एक्शन। अच्छा, उसके ऊपर मैंने जो है वो प्रॉपर्ली काम किया था, जिससे मेरी फर्स्ट इनकम $35 भी आई थी। इसके अलावा क्लिकिंग का काम किया था, पेड टू क्लिक, उससे भी इनकम खैर मैंने कमाई थी, कोई $21-20 मैंने कमाए थे। उसके बाद मैंने उसके बाद आपने, अच्छा वो सबसे पहला जो मतलब ये मैं सुनना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये लोग ये कहते हैं कि आते साथ ही हमारे साथ फ्रॉड हो गया। जैसे आजकल फ्रीलांसिंग के अंदर है, आप आते हैं, आप आते साथ ही एक प्रोजेक्ट लेते हैं, वो बंदा आपको पैसे नहीं देता, चला जाता है। कोई ऐसा फ्रॉड आपके साथ हुआ? देखिए, फ्रॉड मेरे साथ हर दफ़ा हुआ है जब भी मैंने लालच किए, जब मैंने शॉर्टकट देखा है, जब मुझे किसी ने कहा कि यार तुम बस 5,000 रुपये दो तो मैं एडसेंस का अकाउंट मिलेगा, ब्लॉग होगा, ऑटो ब्लॉग होगा, उस पर ट्रैफिक आएगी, एड्स इनकम आएगी, तुम्हें पैसे आ जाया करेंगे। तो ये हुआ है आपके साथ? उसमें मुझे फ्रॉड हुआ है, क्योंकि जब भी मैंने लालच किया है, शॉर्टकट देखा है, तो फ्रॉड हुआ। और हर इंडस्ट्री में इंक्लूडिंग आवर्स डिजिटल फ्रॉड होते ही उन लोगों के साथ हैं जो लालची होते हैं या जो लालच में फंस जाते हैं। लालची ना भी हूँ, किसी वक्त लालच आ जाए तो फंस जाते हैं। हमजा, इसके बाद आपने फ्रीलांसिंग के 2 प्रोजेक्ट्स पकड़े, उसके बाद आपकी एंट्री इस फील्ड में कैसे हो गई? मतलब मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि आपने किसी इदारे से लंबा जवाब होगा उसका, लंबा जवाब दें, आप पूरा प्रोसेस अपना बताएं।
जहां तक बात है किसी इदारे से सीखने की, तो शुरू में तो नहीं सीखा, ना इदारे का पता था, ना उस तरह से इनकम थी कि इदारे से सीख सकें, और ना शायद थे इदारे उस वक्त। ये बात 2011-12 की है, तो उस वक्त इतने ज़्यादा इदारे भी नहीं थे। कुछ यूट्यूब बैन थी शायद, डेली मोशन थी, गूगल था, गूगल से सीखते थे। तो हुआ इस तरीके से, जब राइटिंग के प्रोजेक्ट आए और फेसबुक ग्रुप से ही राइटिंग के प्रोजेक्ट मिले थे मुझे, और फॉरम से, जो शेरा कैश का एक बड़ा एक्टिव फॉरम होता था, उससे, तो उससे पता चला कि यार ये सिर्फ ये राइटिंग या कुछ नहीं, एक पूरी फील्ड है या पूरी इंडस्ट्री है जिसमें मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। तो ऐसा तब पता नहीं चला था, एहसास होना शुरू हुआ था, तो उसकी एक्सप्लोरेशन काफ़ी अरसे रही। मतलब ऑनलाइन हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन की सर्चेस भी की, उसमें मुझे याद है $60 बड़ी मुश्किल से जमा करके दिए थे। वो सेल्स पेज आज तक है एक्टिव, वो सीधा $60 लोगों से लेता है और कोई ई बुक नहीं बेचता, वो फ्रॉड है। अच्छा। वो करते ये कि हर लोकेलिटी और हर नेशनैलिटी की जो है ना, नीचे सोशल मीडिया की कमेंट्स दे देते हैं एज ए टेस्टिमोनियल्स, तो अगले बंदे को भरोसा होता है कि हाँ बाकियों का हुआ ऐसा। अच्छा। तो मेरे साथ भी बस होने लगा, $60 देने की देर, और वो आज तक भी है? आज तक है। अच्छा। तो वो तो चल रहा है सर, वो चलता रहेगा। उस तरह के धोखे भी हुए, लेकिन इस तरह से हुआ कि जब मैंने राइटिंग के असाइनमेंट ज्यादा ली ना, तो ये एहसास होना कि राइटिंग क्यों करवा रहे हैं मुझसे इतनी ज्यादा ना। तो उससे ये पता चला चलो वेबसाइट्स बनाते हैं। अच्छा, वेबसाइट्स क्यों बनाते हैं हम? ब्लॉगिंग होती है, अर्निंग होती है, एसेट्स होते हैं, वो लोग कैसे आते हैं जी, एसईओ होती है। तो शेरा कैश से एसईओ का काफी सीखा। शेरा कैश का फॉरम था, उधर लोग बताते थे कि मैंने एसईओ से किया, मैंने जी पेड एड से किया, या मैंने फॉरम्स में जाके इस तरह की अपनी प्रोफाइल बनाई, डिस्कशन की, फिर मैंने अपनी सिग्नेचर में लिंक देके किया, लोगों ने सीपीए किया मेरे साथ। तो वो चीज़ें उस तरह से एक वो रैंडम अप्रोच थी। फिर 2014-15 में आके ट्राइज की, ब्लॉगिंग की ना, बाकायदा अपनी अटेम्प्ट्स की, जिसमें से काफ़ी फेल हुई थी, सिर्फ एक सक्सेस हुई। ये 2015 की बात है? 14-15। अच्छा। अच्छा, 14-15 के बाद वो जो एक ब्लॉग सक्सेसफुल था, मतलब मेजर सक्सेस नहीं थी, माइनर सक्सेस थी, लेकिन उसे पता चला कि इट वर्क्स। तो जो एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था, जो बाकी लोगों का देखते थे, वो जब अपनी लाइफ में आया कि हाँ यार ये कुछ पैसे आए हैं इससे, जो मैंने आर्टिकल पहले लिखे थे वो अब रैंक हुआ और उससे अब ट्रैफिक होके पैसे आए हैं, तो उसे पता चला ये मज़ेदार चीज़ है, ये एक पैसिव इनकम है। अब इधर से पैसिव इनकम का शौक शुरू हुआ कि पैसिव इनकम होनी चाहिए। तो हुआ ये था कि जब इसके साथ साथ ना मैं जॉब्स भी कर रहा था, इल्म की दुनिया.com, बल्कि उससे पहले एक ट्रेनर थे सगीर अहमद, अच्छा, काफ़ी सीनियर हैं वो, उनके साथ मैंने कुछ प्रोजेक्ट किया उनकी वीडियो एडिटिंग का। ये जो आप राइटिंग की जॉब्स फ्रीलांसिंग पे करते थे, ये जॉब के साथ है? हाँ, ये इल्म की दुनिया, फिर मैंने इल्म की दुनिया में जॉब की एज ए। सगीर अहमद साहब मुझे मिले फेसबुक से ही। अच्छा। इल्म की दुनिया में मैंने जॉब की, वो भी शायद फेसबुक से मुझे मिली थी, या मैंने rozi.pk, पता नहीं, रोजी शायद थी भी नहीं थी के, लेकिन मुझे जॉब हुई तो मैंने जॉब तो CV अपनी बना के भेजी, इंटरव्यू हुआ, मुझे जॉब लगी एज ए वीडियो एडिटर। एज ए वीडियो एडिटर? अब मसला है वीडियो एडिटिंग कहाँ से आई? मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर इसका कनेक्शन वहाँ पे किस तरह से बना। मैं 8th क्लास में था, तो कंप्यूटर जब घर में आया था, तो लकीली सलाला में हमें 1999 में कंप्यूटर मिल गया था, तो वो कंप्यूटर से इंट्रोडक्शन था, फैमिलियरिटी थी, शौक हुआ जी सीखें, तो यूट्यूब पे गए, उधर एक होता था सोलर खान, शायद किसी को रेसलिंग का हो ना शौक, WWF के ज़माने में, तो उसको पता होगा यूट्यूब पे सोलर खान क्या बला थी। अच्छा। वो वीडियो एडिटर था और वो रेसलिंग की वीडियोस एडिट करता था, रॉक म्यूजिक के ऊपर, सॉन्ग्स के ऊपर ना, AC/DC का हो गया, मुख्तलिफ सिंगर्स के हो गया, और वो बड़ी मजेदार होती थी। उससे मुझे शौक चढ़ा जी, मैंने ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग, दी रॉक, उनकी वीडियोस एडिट की अपने शौक के लिए। पेंटियम 3 था कंप्यूटर, 256 या 128 MB रैम थी। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं हमजा के घर जाता था ना जब बचपन, हमजा के घर में एंटर हूँ तो सामने लिखा होता था यू कांट सी मी, हाँ, व्हाई सो सीरियस, यानी कि जो रेसलिंग के स्लोगन्स होते थे ना उनके, वो सारे मौजूद होते थे, और ये इसका छोटा भाई भी इसमें इन्वॉल्व था। कला ऐसे ही है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो अभी भी उस घर में अगर देखा जाए तो वो निशानात मिलेंगे। अभी जाते हैं तो अब तो नहीं है, अब कम हो गए हैं। तो आपको गेमिंग का शौक था उस वक्त भी? नहीं, गेमिंग से ज्यादा, गेमिंग तो बचपन में ऐसा था, लेकिन जो गेमर होता है ना उस तरह से नहीं था। गेम चूंकि एक एंटरटेनमेंट थी तो था, वीडियो एडिटिंग का ज्यादा बड़ा था, क्योंकि मुझे गेम्स में भी शौक होता था क्रिएट करने का। मतलब गेम्स में मैं रेसलिंग में WWF में कैरेक्टर बनाता था, टिंची एक गेम थी, उसमें मैं स्टेजेस बनाता था, मैप्स बनाता था। अच्छा, टोनी हॉक प्रो स्केटर एक गेम थी, उसमें मैं मैप्स बनाता था। तो जहाँ पे भी क्रिएशन का एलिमेंट होता था ना, मैं उसमें घुस जाता था। माशाल्लाह हम 6 भाई हैं, तो मैं कर रहा होता था ये पंगे सारे। वो लोग गेम्स खेलते थे, मैं उसमें क्रिएशन कर रहा होता था। तो मुझे कोई चीज बनाने का ना और उसको देखने का बड़ा मजा आता था कि मैंने कुछ बनाई ये चीज। ड्राइंग तो मेरी बुरी थी,
आर्ट्स एंड क्राफ्ट में बहुत बुरा हूँ, तो डिजिटली एक चैनल मिला कि यार कुछ बना लें तो उसमें कुछ अच्छा बनाने का मौका मिला, तो वहां से मुझे फिर वीडियो एडिटिंग भी क्रिएशन था, हाँ, राइटिंग भी एक क्रिएशन है, सही। उसी से ब्लॉगिंग भी एक क्रिएशन है, तो वही अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है ना वो सीक्वेंस में एक बिजनेस मॉडल की तरफ बढ़ती रही है बात। बेहतरीन। हमजा ये बताएं कि आपने डिग्री कौन सी की है? आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर? फिर एक लंबी जंप हो गई। नहीं? मैं बिल्कुल ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हूँ। अभी मुझसे एक स्टूडेंट ने आपके इंटरव्यू पे आने से पहले वो मेरे ऑफिस आए हुए थे, उन्होंने पूछा सर आपके पास डिग्री कौन सी है, आपने क्या पढ़ा हुआ है? मैंने उनको भी ये समझाया था कि मेरे पास फिलहाल कोई डिग्री नहीं है। मैंने आईसीएस में सेकंड ईयर में जाके पेपर से पहले पेपर्स देने नहीं गया था, तो ड्रॉप आउट हो गया था मैं। नहीं हो गए थे कि आपने खुद से चूज किया था? चूज किया था मैंने चूज किया था। उसकी भी एक अजीब सी लंबी सी कहानी है, लेकिन वो मेरा सिलेक्शन थी, मेरा फैसला था। अच्छा। घर वालों से बैकलैश आया, प्लम्बर की दुकान, मैकेनिक की दुकान, ये सारी अच्छा। चीज़ों के ताने भी हुए और रुल जाओगे वाली धमकियां भी हुई, समझाने की कोशिश भी हुई, बात ना करने की भी वो सिलसिला चला। लेकिन मेरा फैसला था कि मैंने नहीं, इस वक्त मैंने डिग्री नहीं करनी है, मैं एजुकेशन करूंगा लेकिन बाद में करूंगा अपने वक्त पे, फिलहाल मैंने नहीं करनी। सेकंड ईयर मुकम्मल है? नहीं, सेकंड ईयर भी मुकम्मल नहीं था उस वक्त, और उस वक्त एग्जाम से पहले छोड़ दिया था। एग्जाम से पहले आप कुछ कमा रहे थे? फ्रीलांसिंग से कमा रहा था और जॉब से। थोड़ा सा मतलब कितना? बहुत ज्यादा नहीं था वो, मेरे ख्याल से 12-15 हज़ार रुपये था। ओके। सो उसके बाद लाइफ में चेंज कहाँ पे आया जहाँ पे आप ये सारे डिजिटल एसेट्स बनाने लग गए, जहाँ पे सारी एसईओ के काम करने लग गए, ई रोजगार के ट्रेनर रहे हैं आप, ये सारा टर्निंग पॉइंट किधर था? टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं या एक ग्रेजुएशन, जो बंदा कहता है ना कि एक ग्रेजुअल जर्नी है, एज सच कोई एब्रप्ट चीज नहीं थी। सही। तो मेरी जिंदगी में दुआ का बड़ा किरदार रहा। अच्छा। मैं हमेशा दुआ करता था कि मेरी ये ख्वाहिश है इस तरह की जिंदगी और वो हो। और मेरा एक बड़ा अर्ज था कि जब से अबू फौत हुए थे ना, तो मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं आदिल भाई, वो माशाल्लाह उन्होंने बहुत कुर्बानी दी, सेक्रीफाइस किया फैमिली के लिए, तो उन्होंने बहुत मेहनत की। हमारी फीस, हमारा घर का खर्चा, कपड़े, ईद, जो भी परेशानी इमरजेंसी है, खुशी है, उसमें उन्होंने करना था। उन्होंने अपनी बेस्ट कोशिश की। मुझे उसको देख के होता था कि यार हमजा, मैंने ना बड़ी ये जिम्मेदारी अब लेनी है, कम से कम अपना खर्चा मैंने खुद उठाना। तो कॉलेज की भी फीस जो है मैंने सेकंड ईयर की दी थी। अच्छा। और उसके बाद से मैं यूनिवर्सिटी तो गया नहीं, लेकिन कोई भी खर्चा हुआ मैंने किसी से नहीं लिया, अपनी फ्रीलांसिंग जॉब से और उन कमाई से किया। तो वो एक अर्ज थी कि अपनी जिम्मेदारी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, क्योंकि अब्बू के जाने के बाद मैंने उनकी मेहनत देखी थी, तो मुझे बड़ा वो होता था। अच्छा। तो उस अर्ज को, दुआ को, और ये जो मैंने एक्सपीरियंसेस बताया ना कि शेरा कैश में फॉरम में जो बातचीत होती थी, लोग अपनी चीज़ें शेयर करते थे, फेसबुक मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, उधर से मुझे काफ़ी पाक अर्निंग, हाँ रईस ज़्यादा, उनसे मेरी मुलाकात भी रही, अच्छे बंदे। अब तो मैं खास शायद तुर्की में होते हैं, तुर्की या रशिया में, कहीं इमिग्रेशन ले लिया। और रईस भाई से तो सब नहीं, तो रईस भाई जो है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं सीखा। रईस भाई से पाक अर्निंग की उनकी वीडियो भी मैंने बनाई थी, उनकी वीडियो एडिटिंग भी मैंने की थी, जो pakarning.com के ऊपर बड़ी अरसे जो है, अच्छा, कई साल वो एज अ वो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कि भाई आप पाक अर्निंग से क्या कर सकते हैं। हमजा एक ग्रुप भी था ना, पाक प्रो ब्लॉगर्स वाला। हाँ, वो ग्रुप कितनी बड़ा एहसन भाई चलाते थे, और एहसन भाई ने उसके बाद बड़े अच्छे मीम्स भी उसमें बनाए हैं। तो वो बड़ा मजेदार, वो पाक अर्निंग से हेल्प हुई। पाक भाई की भी शादी हो गई। जमाल सलीम भाई हैं उस वक्त, जमाल, उसके बाद मैंने कोर्स भी, जब मैंने किया था ना 300 रुपए का मैंने कोर्स किया था, रियल इनकम अकेडमी के नाम से लॉन्च किया था, 300 रुपए का, कि आप इसमें बेसिक ऑनलाइन इनकम फ्रॉड से बचने और ऑनलाइन इनकम के 3-4 मेजर जो अच्छे तरीके हैं जो मुझे पता थे वो मैंने शेयर किए थे। जमाल सलीम ने लिया था, तो उस वक्त जमाल सलीम शायद यूनिवर्सिटी में था या नहीं था, लेकिन उसने मुझसे पूछा था कि यार हमजा मैं भी ड्रॉप आउट हो जाऊँ, तो फिर उससे मेरी ड्रॉप आउट पे भी होने पे बात हुई थी। माशाल्लाह जमाल भी जो है वो ई कॉमर्स भी चला रहे हैं, मुख्तलिफ डिजिटल बिजनेस में हैं और बड़े सक्सेसफुल हैं। तो उस वक्त की जो कम्युनिटी है ना, जो इस वक्त माशाल्लाह ग्रोन है, मैच्योर्ड कम्युनिटी है, मैं उसका पार्ट बन गया था सब। अगर उससे कंपेयर करें माशाल्लाह उनकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं, उससे मैं अगर फाइनेंशियली कंपेयर करूं या अचीवमेंट वाइज कंपेयर करूं, तो मैं काफ़ी पीछे फील करूंगा, क्योंकि मैं फिर ज़िंदगी में कुछ और टेंजेंट्स पे निकल गया, जहाँ पे मैं शायद फ़लसफ़ा, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ, इन सब चीज़ों के ऊपर पढ़ा रहा, और काफ़ी अरसा मेरी प्रायोरिटी कमाना नहीं रही। हमजा ये सारी थिंकिंग जो थी ना, ये मैं एक आम इंसान में, एक यूथ के एक आम बच्चे में नहीं देखता। मतलब मैं जो अभी देख रहा हूँ, वो जो आपकी थिंकिंग है, जो ये थिंकिंग रही है, ये मैं नहीं देखता। और ये तब भी नहीं, मतलब अब तो उस टाइम तो जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था, या हम लोग जरा थोड़ा सा बड़े हो रहे थे, तो उस टाइम अकल आ रही थी, लेकिन यूट्यूब के ऊपर कंटेंट जरूर होता था, इस तरह का नहीं होता था। अंग्रेजी होता था, वो हम लोग देखते नहीं थे, हमारे एक्सेस नहीं। अभी तो कासिम अली शाह का चैनल देख लो, मतलब जितने हजारों चैनल देख लो जिसके ऊपर थोड़ा बहुत, लेकिन वो ये सारी
ग्रोथ कहाँ से आई? आपने जो नाम लिया ना, बेसिकली वही जवाब है, कासिम अली शाह साहब। मैं 7th क्लास में था, तो एकेडमी मेरे जो बड़े भाई थे, जुबैर भाई और उमैर भाई, माशाल्लाह दोनों इंजीनियर्स हैं। उनकी जो एजुकेशन थी FSC वगैरह ना, उसके लिए हम लोग जिस इलाके में थे वो गुलशन भी था। अच्छा। उधर एक पॉपुलर एकेडमी कासिम अली शाह एकेडमी थी। वी डिडंट न्यू अ थिंग अबाउट कासिम अली शाह। सर कासिम अली शाह थे, कासिम अली शाह साहब नहीं थे। मतलब वो नाम नहीं था जो माशाल्लाह अब है, वो उस वक्त स्टार्टिंग फेज में थे। तो हुआ ये कि मैं भी उनकी एकेडमी में चला गया। तो मुझे याद है फ्री सेमिनार से 30 रुपए 50 रुपए के सेमिनार, जिसमें वो सिर्फ इस वजह से लेते थे कि वो जो नोट्स मिलते थे उसमें कॉस्ट होती थी, और वो कॉस्ट की ऑनरशिप मिल जाती थी हमें, यार हमने कुछ पे करके किया। और वो 50 रुपए भी मुश्किल होता था देना, क्योंकि हमारे हालात खराब थे। लेकिन मैं घर से गालियां खा के, अम्मी कहती थी क्या जरूरत है लेने की, क्योंकि माहौल तो नहीं था इस सब का। तो वो सर कासिम के सेमिनार, उधर से किताब की मोहब्बत हुई। मतलब मेरी पहली किताब थी शाबाश तुम कर सकते हो, कैसर अब्बास की। अच्छा। जो कि एक मोटिवेशनल सी किताब है। अब शायद मैं उसको बहुत अहमियत ना दूं, लेकिन उस वक्त 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चीज थी कैसर भाई की बात। तो हम इसको तो पता है, मेरे बाल होते थे उस वक्त, फिल्म थी तेरे नाम, राधे मोहन कैरेक्टर था, उससे इंस्पायर अगर मुझे तस्वीर मिल गई ना मैंने लगा दी। बीच की मांग थी, मेरे बाल थे, मेरी टी शर्ट्स होती थी, गला खुला होता था, चेन पहनी होती थी, मैं चेन का बड़ा शौक था, और ब्रेसलेट जो ब्लैक कलर की चलती थी। और पेंट्स पे मेरे ना जीन्स के ऊपर मैं मार्कर से लिखता होता था, ब्लैक मार्कर से मुख्तलिफ रेसलिंग के डायलॉग्स लिखता होता था। ऑस्टिन 316, इफ यू स्मेल बट द रॉक इज कुकिंग, इस तरह के ना सारे। तो मेरी टीचर मुझे कहती थी सोशल स्टडीज की, मुझे याद है मिस शुमैला नाम सा उनका, हाँ मिस शुमैला थी, कि तुम अजीब से बच्ची हो ना। सर कासिम की वजह से विद इन 7 to 8 months मेरा टोटल हुलिया चेंज हो गया। फिर 9th क्लास 10th क्लास, तो वो सारी जो थिंग है ना, फलसफा या मीनिंग ऑफ लाइफ, या जिंदगी को थोड़ा समझने, या जिंदगी में पैसे के अलावा, या नौकरी करो, पढ़ो, नौकरी करो, बच्चे पैदा करो, शादी करो, और बच्चे पहले पैदा हो गए, शादी पहले होनी चाहिए, शादी करो, बच्चे पैदा करो, और फिर उनको पढ़ा करो, उनकी शादी करो, उनके बच्चे पैदा करो। तो वो उस साइकिल से बाहर कोई चीज हो सकती है, ये सर कासिम की एकेडमी जाके पता चला। यानी जिंदगी की जो बाकी डायमेंशन है वो उधर से पता नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसे की जरूरत जो जरूरत थी वो थी, लेकिन जो प्रायोरिटी रही वो दूसरी चीजें रही। अच्छा हमजा, यहाँ पे ना हमारी एक बहुत डिस्कशन और भी जा सकती है, और वो है कॉन्शियस लिविंग के ऊपर, जिसके ऊपर इंशाल्लाह आपको दोबारा हम बुलाएंगे। तो आएंगे आप? सर आपके पास कुछ पीने शीने के लिए होना चाहिए, कोई चॉकलेट शेक हो, कोई ऐसी चीज हो। सही सर, ये आज भी इन्होंने ना, ये आज इन्होंने लालच में ही आए, ये मतलब ये पानी की बोतल अपनी लेके आया हूँ, कहते हैं मैं दिखा नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। आपको ये अभी कह रहे थे बटलर्स का क्या चॉकलेट शेक पीना बंदेगा, नाम इन्होंने रखा अपने ज़हन में, और कहा वापसी में आपने मुझे ऑफिस छोड़ते हुए ये पीना। बहरहाल चले देखते हैं। अच्छा हमजा भाई ये बताएं कि इस सबको सम अप करते हैं, ये सारी जर्नी हो गई, सब कुछ पता लग गया, कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो, सारा कुछ पता लग गया, और ये थिंकिंग जो आपकी बन रही है कैसे बन रही है। लेकिन एक बात बताएं, अब आप क्या कर रहे हैं इस टाइम? हमजा खुर्शीद करंटली क्या कर रहा है, उसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मैंने कहा था कि मेरी जिंदगी में ना दुआ का एक बहुत ज्यादा किरदार है। तो ये 2013-14 जब मेरी फ्रीलांसिंग थोड़ी बहुत चल रही थी, मेरा लाइफ की तब हुआ, मैंने नौजवान वीकली का एक शुरू किया। तब मेरे जहन में होता था कि यार मुझे ना कोई टीचर मिलना चाहिए। तो अच्छा इतना ज्यादा नहीं होता था, बस एक जहन में ख्याल होता था मुझे टीचर मिला, शेख जहांगीर महमूद, उनसे मैं लम्स में फ्रीलांसिंग कर रहा था, लम्स सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप में। तो उन्होंने मुझे बहुत दफा इंसिस्ट करके कहा कि आप इधर मेरे इदारे में हैं। तो उन्होंने जो उस वक्त लम्स से सैलरी या मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो उन्होंने उससे डबल करके जो है ना वो मुझे किया, सिर्फ इस वजह से किया उन्होंने कि मैं उनसे कुछ सीख सकूं। तो मैंने बाद में एहसास किया कि उनको मुझे कोई बुलाने की, मेरा स्किल लेवल इतना हाई नहीं था कि वो कुछ करते। तो वहाँ पे मैंने काम किया वीडियो एडिटर के तौर पे, साथ फ्रीलांसिंग ब्लॉगिंग, और वो सीखता रहा। फिर मेरे दुआ की जब ये चीज़ें पक्की हो गई, मैंने दुआ की यार ऐसा काम होना चाहिए कि ना आप 2-1 घंटे दिन में काम करें, बाकी काम जो है ना आप फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग पर फुल टाइम करते हैं। ये मेरा था। तो अगले दिन मुझे फेसबुक के ऊपर ई रोजगार ट्रेनर की जो है ना वो ऐड नजर आती है कि ई रोजगार ट्रेनर हायर कर रहा है। मैंने क्लिक करके अप्लाई किया, 2 महीने के अंदर मेरी उधर वो हो गई, जॉब हो गई। और ई रोजगार में क्या होता है? ई रोजगार बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट का उस वक्त था इनिशिएटिव, अब तो वो शायद फेडरल की तरफ जा रहा है। उस वक्त था कि जी वो पंजाब में मुख्तलिफ सेंटर्स बनाएंगे लैब, और उधर लोगों को फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें एक डोमेन SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग का था, जिसमें मैंने उनको कहा कि मैं पढ़ाता हूँ। तो मेरी भी हायरिंग होगी काफी, और ट्रेनर्स के साथ ओवर द पाकिस्तान काफी लोग हायर हुए थे, जिसमें मैं भी था। तो पहले तो मैंने जौहराबाद में पढ़ाया,
फिर शेखुपुरा में पढ़ाया, फिर टेक्सला यूईटी में पढ़ाया, यूईटी टेक्सला, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जौहराबाद, शेखुपुरा और पंजाब यूनिवर्सिटी पे लाहौर में मैं पढ़ाता रहा जब तक मैंने रिजाइन किया। ठीक है। फिर कोविड आ गया, कोविड में मैंने पढ़ाता रहा, लेकिन मुझे ऑनलाइन पढ़ाने में वो मजा नहीं था जो मुझे ट्रेनिंग में मजा था इन पर्सन। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलो फुल टाइम फ्रीलांसिंग ही करते हैं। तो उसके बाद से अब तक जो है वो मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग, यानी कि मेरे क्लाइंट्स हैं एसईओ और कंटेंट में, और रिमोट वर्क कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग आप ये फाइवर नहीं, हाँ ये एक फर्क है। फ्रीलांसिंग में से मुझे मुराद ये प्रोफाइल वाली अपवर्क या फाइवर या किसी और प्लेटफॉर्म वाली नहीं है। मैं डायरेक्ट क्लाइंट्स जो है उनके साथ काम करता हूँ। कुछ लॉन्ग टर्म से वही चलते हैं, कुछ फेसबुक ग्रुप्स लिए, कुछ लिंक्डइन से, तो इस तरह से क्लाइंट है। तो मेरा अब जो काम है वो रिमोट वर्क है। और पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं बाहर के? नहीं, सारे इंटरनेशनल। पाकिस्तानी क्लाइंट से मैं काम करते हुए डरता हूँ, उसकी वजूहत ऑब्वियस। आप नहीं डरते, सारे डरते। हाँ, तो कंक्लूड करते हुए ये है कि अब जो है वो रिमोट काम कर रहा हूँ, जिसमें दो मेरी प्रायोरिटीज है। एक अपने एसेट्स बिल्ड करना, जो ब्लॉगिंग एसेट्स हैं, डिस्प्ले एड्स और एफिलिएट साइट्स, और दूसरा जो है वो मैं क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनका काम है वो करता हूँ। तो ये दो मेरी जिम्मेदारी है। बाकी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। फ्यूचर का गोल क्या है आपका? फ्यूचर के गोल थोड़े से ऐसे हैं कि मैं अपने काम को जो है ना वो एसेट बिल्डिंग की तरफ मजीद फोकस करना चाह रहा हूँ, ब्लॉग्स वगैरह, क्योंकि वो वेल्थ क्रिएशन का मॉडल है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वेल्थ क्रिएशन हो, ताकि मेरा जो गोल है फिलहाल वो है कि 32 से 35 के दरमियान, अच्छा, इंशाल्लाह 32 एज पे, अभी मेरी एज 29 होने वाली है इस साल, 28 का करंटली हूँ, बुढ़ा इंशाल्लाह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो। लेकिन जब 27 का हुआ तो मुझे झटका पड़ा था, मुझे 28 का होने तब मैंने स्पीड बढ़ाई थी काम की। 27 साल जब मैं हुआ ना, तो मैंने उस बर्थडे को मैंने एक झटका पड़ता ना कि यार आप बस, मैं क्या यार 30 में सिर्फ 3 साल रह गए, तो मैंने स्पीड बढ़ाई काम की। और इस बात का मैं भी गवाह मैंने कहा फलसफा बहुत हो गया, अब काम करना है। कि हमजा की स्पीड थोड़ी स्लो थी और हमजा थोड़ा सा उस चीजों पे ज्यादा लगा हुआ था, लेकिन उसके फौरन बाद हमजा ने इस पूरे 1 साल 1.5 साल, तो वो मैंने अब जो है वो कि बाय एज ऑफ 32 इंशाल्लाह, नहीं तो बाय मैक्स 35 मैंने रिटायर हो जाना। वेरी नाइस। मैं काम मोहब्बत से, खुशी से करूंगा, पैसों के लिए नहीं करूंगा, पैसों के लिए नहीं करूंगा, जोर से मारूं नहीं यार। अच्छा खैर हमजा भाई, गुस्सा आता था ना, मतलब अक्सर एक आध बंदा पूछता है कि यार, मतलब मेरे से काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं आप कितना कमाते हैं? हाँ। आता है ना गुस्सा? मैं मेरे जो था ना हमेशा से टीचिंग में, वो मैं कमाई से बाहर ही रखा है स्टूडेंट्स को ना। मैं एक ब्रॉडर गोल में लगता हूँ, लेकिन लोग पूछते हैं, मतलब मैं बाइकर हूँ, मुझे बाइक का शौक है ज्यादा, तो मैं ई रोजगार भी बाइक पे जाता था। तो कई स्टूडेंट्स का ये भी होता था कि सर हमजा, मतलब अगर इतना ही कमाते हैं तो मोटरसाइकिल पे जाते हैं। सही है। तो मैं मोटरसाइकिल पे जाता हूँ। मतलब गुस्सा आता था, मतलब क्या आपको लगता था? आज भी मैं ऑफिस अगर आया तो मैं मोटरसाइकिल पे आया। तो कितना कमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। मतलब जो मेरे गोल्स थे ना, उससे बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, लेकिन ये अभी कम है जो मेरा गोल है उसके लिए। यार ये ऐसा क्यों है हमजा? मतलब ये क्यों लोगों को आते साथ ही, मतलब मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ, मेरे आईडीएम पाकिस्तान में पढ़ाता हूँ, तो मुझे अब पहले दिन ही जो बैच आ रहा होता है ना, मतलब उनको नहीं पता होता, उनको बस सुना होता है फ्रीलांसिंग कुछ होती है यार। वेरी फर्स्ट थिंग दे डू इज कि कितना कमाते हैं। हमने असल में सुना जब वॉरेन बफे को, सिर्फ इलॉन मस्क को सुना हो, हाँ। सिर्फ हमने बिल गेट्स की ये कोटेशन ही पढ़ी हो कि भाई तुम्हें जिंदा गरीब पैदा हुए तो मसला नहीं है, लेकिन अगर गरीब मरे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं। जब हमारी जिंदगी पैसा 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 और हमारे मियां मंशा और मलिक रियाज के अलावा कोई आइकन ना हो, जो कि अच्छे हैं, पैसा वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छा काम है, लेकिन जब सर पे ये सवार हो ना, तो आप हर किसी को मटेरियलिस्टिक मैयर पे तोलते हो। और जब आपने किसी शख्स से ये चीज सीखनी है जिससे आपने पैसा कमाना है, तो एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि जिससे मैं सीख रहा हूँ वो खुद कितना कमा रहा है। ये क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन हाँ, वो क्या ये मैटर करता है? हाँ, पूछने का तरीका तो खैर एक तो अलग चीज, लेकिन क्या ये बिल्कुल मैटर करता है कि अगर मैं किसी को एक चीज सिखा रहा हूँ तो मैं कोई 10 लाख रुपए कमाऊंगा तो ही सिखाऊंगा, या मैं कोई ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई एक चीज सिखाने जा रहा हूँ और मुझे, या मेरा एक्सपीरियंस मैटर करना चाहिए? नहीं, दोनों चीजें हैं। इसका एक बड़ा फाइन सा बैलेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, करंटली क्या स्टेज है आपने देखना है, वो पीछे कितना कर आया है या क्या क्या कर चुका है। दूसरा कि वो जो चीज पढ़ा रहा है उसमें उसकी कॉम्पिटेंसी या अचीवमेंट क्या है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। वेरी गुड। अगर आप कहते हो कि मैं डिजाइनिंग करता हूँ तो कितनी अच्छी डिजाइन करता हूँ, मैं एसईओ करता हूँ तो क्या चीज रैंक की है, और कितने क्लाइंट्स हैं, क्या आपने कंटेंट लिखता हूँ, क्लाइंट्स ना भी हो, आपने अपने लिए काम किया हो। मैं कंटेंट लिखता हूँ तो कितना अच्छा लिखा मैंने, कहीं पे पब्लिश किया है, क्या पब्लिश किया है। तो वो जो है ना स्किल बेस्ड मैट्रिसेस जिनको हमने मेजर करना है, उसकी जगह हमारा हमने अच्छा स्किल अच्छी होगी तो पैसा भी अच्छा होगा, जो कि हर दफा लाजिम नहीं होता। क्योंकि कई दफा कई लोग स्किल्ड बहुत अच्छे हैं, वो इतने अच्छे कम्युनिकेटर नहीं होते, या वो इतने पैसे के बारे में कंसर्न नहीं होते। तो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजंस होते हैं जहाँ पे वो ले रहा होता है, तो उसमें पैसों का ऊपर नीचे रहता है मामला।
बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये हमारे एक मार्केट में है हाल ये फिलहाल। प्रॉब्लम है और इसको समझने में टाइम लगेगा क्योंकि इस टाइम ना हाइप बहुत ज्यादा बन गई हुई है। अभी देखेंगे नौजवानों का ना मसला ये है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, महंगाई हाई है, फिर वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जॉब भी नहीं है फेसबुक ना के ऊपर मार्केट सक्सेस स्टोरीज देखते हैं। अच्छा एक नहीं और तो बात जॉब तो हाँ, नहीं है, लेकिन जब देखते हैं ना इतना कुछ पॉसिबल है, वो कहते हैं यार मेरे कमरे में तो पंखा मुश्किल से चलता है, यूपीएस नहीं है या एसी खराब, एसी नहीं है, जो भी है, जिसकी भी जो भी है, हाँ। उसको उससे ज्यादा दिख रहा है। अगर कोई पहाड़ों में हरे भरे बैठा है तो उसको बीच नजर आ रहा है कि थाईलैंड है, कोई थाईलैंड बैठा है तो वो कह रहा है कि यार उधर के माउंटेन्स बड़े अच्छे हैं। तो ये जो है ना, इसमें हमें फिर ये वो फलसफे वाली बातें आएंगी कि इसको भी हैंडल करना है, इसके ऊपर भी काम होना है। सिर्फ पैसे के लिए हमने स्किल्स नहीं लेनी, ये स्किल्स भी हैं जो आपने देखनी है। यानी कि बेसिक जो हंगर है एक्चुअली, हाँ, वो खत्म होगी तो फिर अगली चीजों की तरफ इंसान लेकिन सोचता वो एज ऐसी है ना यूथ के, वो खत्म नहीं होगी, अब उसको यार- आपने मैनेज और चैनलाइज कर। है। और एक और बात, अच्छा ये चैलेंजेस में अब थोड़ा सा मेंटर हो गए हैं कि फ्रीलांसर्स को चैलेंजेस क्या आते हैं, तो उसमें से सबसे पहले मैं आपसे बल्कि पूछता हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपके ख्याल में आजकल के फ्रीलांसर को, या जो भी एक फ्रीलांसर होता है, पाकिस्तान का फ्रीलांसर की बात करें स्पेशली, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? अच्छा, क्या ये challenges क्या मैं क्या चूंकि कम्युनिटी के काफी 2010-9 से देखी है कम्युनिटी, और आज 2022 है जिसका हम बात कर रहे हैं। उस वक्त के चैलेंजेस फर्क थे, अब चैलेंजेस चेंज हो गए। उस वक्त चैलेंज ये था कि आपको खुद पे शक होता था, आपके घर वाले नहीं मानते थे, आपके घर वाले को पता ही नहीं होता था क्या चीज़ है क्या नहीं है, कोई गवर्नमेंट लेवल इनिशिएटिव नहीं था, कोई लोकल कंटेंट क्रिएटर्स नहीं थे जो इस पे बात कर रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट आप प्रूफ नहीं कर सकते थे, आप खुद एक रिस्क ले रहे होते थे। सही। तो वो तब एक पर्सनल चैलेंज था कि यार मैंने रिस्क लेना है, ये होता है या नहीं होता, मैं खुद कोई वखरा ही काम कर रहा हूँ। अब तो काफी हद तक कम्युनिटी प्रूव कर चुकी है कि यार दिस इज अ वैलिड करियर, या दिस इज एटलीस्ट अ साइड हसल जो कि बड़ी लिक्विड हो सकती है। तो पेरेंट्स को भी, चूंकि गवर्नमेंट कैंपेन्स हुई हैं, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हुआ है, कंटेंट क्रिएटर्स ने, कासिम अली शाह साहब तक ने फ्रीलांसिंग के ऊपर काम किया, तो ऐसे जो पॉपुलर आइकन्स हैं उन लोगों ने काम किया, तो अब वो वाला चैलेंज खत्म हो गया। अब चैलेंज ये है, कंपटीशन का चैलेंज है। अच्छा, ये तो वो है बिगिनर का चैलेंज। हाँ, ये भी फर्क है कि बिगिनर के चैलेंज फर्क है, जो थोड़े आगे बढ़ गए हैं, सक्सेस जिनको मिल गई, उसके चैलेंजेस फर्क है। बिगिनर का चैलेंज है मोस्टली चैलेंज मेरा ख्याल है ये होता होगा कि आपको मतलब कहाँ पे काम शुरू करें, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ एक से। बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि आवाजें बहुत ज्यादा हैं। तो ये चैलेंज है कि सर मैं इससे सीखूं, उससे सीखूं, इससे सीखूं, किससे सीखूं, वो ये अप्रोच कर रहा है, वो ये अप्रोच कर रही है, तो ये चीजें फर्क है। एक ये चैलेंज उसका बहुत ज्यादा है कि नॉइस बहुत ज्यादा है, उस नॉइस में से साउंड या जो रिदम है वो कैसे देखनी है, पहचाननी है। उसका चैलेंज ये भी है कि कंपटीशन ज्यादा हो गया, वो खुद समझता है कि मैं बहुत लेट एंटर हुआ इस चीज में। उसका चैलेंज ये भी है कि वो ये समझता है कि शॉर्टकट है ये चीज, उसकी जो एटीट्यूड्स फेक मेंटोर्स ने, फेक गुरुज ने आके छेड़े है ना, उसको क्या कि नहीं शॉर्टकट्स या हैक्स, ट्रिक्स के ऊपर काम करने वाली चीज, तो वो उसका एक चैलेंज है। तो ये तो एक बिगिनर के चैलेंज है। दूसरा उसकी एक चैलेंज में एक इंटरनल चैलेंज है फेक एक्सपेक्टेशंस, फेक एक्सपेक्टेशंस या अनरियल एक्सपेक्टेशंस। फेक गलत वर्ड होगा, अनरियल एक्सपेक्टेशंस। हमारी मार्केट में अपना कोर्स बेचने के लिए, अपनी मंजन बेचने के लिए, अच्छा मैं कोर्स बेचने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सनी अलियर का उस पर यकीन रखता हूँ कि मंजन तो लेना पड़ेगा, चाहे यूनिवर्सिटी का लें, कन्वेंशनल करियर का लें या अनकन्वेंशनल करियर का लें, एक मंजन तो खरीदना पड़ेगा। तो आप वो ट्राई करें। उसके अंदर जो झूठे लोग हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो झूठ की बुनियाद पे जो बेचते हैं ना, तो फिर वो एक्सपेक्टेशंस हाई करवाते हैं, तो वो उनके चैलेंजेस हैं, उनको उनसे गुजरना है। जो सक्सेसफुल लोग हैं उसकी तो सनाब बात करूं, उनके ज्यादा खतरनाक चैलेंज। हमजा एक तरीकाकार क्या होना चाहिए कि मैं देख के बता दूं कि यार ये बंदा फेक ट्रेनर है और ये बंदा जो है वो काश ऐसा होता। ऐसा बिगिनर हम देख के बता सकते हैं, आप देख के, मैं देख के बता सकता हूँ, बिगिनर नहीं देख के बता। मेरे पास एक हल है, मतलब मैंने थोड़ा सा इसको बहुत ज्यादा टेस्टेड नहीं है लेकिन ये देखा है। आप किसी ट्रेनर के पास जाते हैं ना, और आप उससे पहली ही दफा में पूछें कि मैं इस ट्रेनर से भी पढ़ के आया हूँ, और अगर वो आपसे उसकी बुराई कर दे, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि वो बंदा आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता। स्किल दे देगा थोड़ी बहुत, लेकिन आपको फ्यूचर की जो बातें हैं ना, वो एक लिमिटेड सी एंड में कर देगा, क्योंकि वो आपको कहेगा जी मेरा फॉलोअर है ये, इसको वहां से खराब करके यहाँ पे करना, जो कि आपने प्रीवियसली देखा है बहुत ज्यादा लोगों के। कल्ट ये एक अच्छा मैट्रिक है भाई कि वो कम्युनिटी को कितना ऑन करता है, कम्युनिटी को कितना ऑन करता है, क्योंकि उसको अगले को ख्याल नहीं है इस चीज का कि वो बंदा भी सीख के आ रहा है, उसी ट्रेनर से सीख के आ रहा है, कि उसकी मतलब ठीक है इस बंदे की एक फ्रीलांसिंग की जर्नी बन रही है, वो अपने फायदे के लिए आपको दूसरे बंदे को निगेट कर रहा है, तो वो एक मैट्रिक बन जाता है। मतलब ये बहुत ज्यादा सारे लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों की तरह अब वो कमा भी रहे हैं, कुछ ऐसे भी हमारी इंडस्ट्री के अंदर हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं,
लेकिन उस कमाने के साथ, और उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन लड़ाइयां करके ग्रुप्स बना के बैठे हैं, और उसमें बिल्कुल मतलब एक आम इंसान ये जगह वो पे कमी है ना, जो मैं कह रहा था कि जो और ये- फलसफा है ना, मीनिंग ऑफ लाइफ एंड पर्पस ऑफ लाइफ, उधर की जो एक तरबियत होनी थी वो नहीं हो सकी। तो मतलब हम बड़े हो गए, लेकिन अभी भी हम उस तरह लड़ते हैं कि ये मेरा स्टिकर है, ये मेरी पेंसिल है। अब वो स्टिकर और पेंसिल फर्क हो गई है, वो शायद कोर्स में, नाम में, इदारे में, उन चीजों में बदल गई है, लेकिन लड़ाई अभी भी ये मैटर करता है कि कोई स्टूडेंट आपसे सीख के गया तो आप बाद में कहो जी मैं इसका क्रेडिट लेना चाहता हूँ, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात नहीं हो जाएगी? ये मैटर करेगा उन लोगों किसके के लिए? लिए जिसकी आइडेंटिटी और सिक्योरिटी इस चीज से ड्राइव होती है कि मुझे कितनी क्रेडिट दिया जा रहा है, मुझे कितना एक्नॉलेज किया जा रहा है। क्या ये ठीक चीज है? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक और गलत तो मैं नहीं कहूँ, लेकिन एक अनहेल्दी चीज है, आपकी पर्सनैलिटी और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक चीज है, अनहेल्दी चीज है। क्योंकि आप उस चीज को देख रहे, वाइडर कम्युनिटी में नहीं देख रहे कि यार वो बंदा, मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया, अब मुझे उसका डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट आए या ना आए, मुझे उस सिस्टम से एक्नॉलेजमेंट आएगा, क्योंकि खुदा का कानून या जो पूरा सिस्टम है इंसान को अल्लाह ताला ने जो बना के दिया यूनिवर्स का, वो ये है कि भाई किसी का ड्यू राइट कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो इन द शॉर्ट टर्म आपको छिनता दिख रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म वो जो कहते हैं ना कारमा या मकाफाते अमल, वो चीज वापस आती है। तो आपको ये गरज भी नहीं, अगर आप ये गरज भी रख रहे हो ना, चलो इसको मकाफाते अमल बताएगी, तो भी ये अनहेल्दी चीज है। और ये अनहेल्दी चीज जो है वो एक उस बंदे के साथ भी हो गई है जो ये चैलेंज हो गया ना। हाँ। उसके लिए जो न्यू भी आ रहा है वो समझ ही नहीं पा रहा यार मैं किसको फॉलो करूं, और उसको फिर एक कल्चर नजर आ रहा है, बिल्कुल उसको एक कल्चर नजर आ रहा है कि यार मैं इस ट्रेनर की कहूंगा ना ये सबसे अच्छा है, हाँ। तो ये मुझे ज्यादा सिखाएगा, या ये मुझे फिर वो वाली बातें बता देगा जो सीक्रेट होंगी को शायद। हाँ, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, एक ना सीक्रेट है उसके अंदर, ये बता देगा तो मैं कल मिलियनेयर बन जाऊंगा कि यार मैंने सब कुछ सीख लिया। हाँ। अब एक वो पीस ऑफ द पजल है जो सिर्फ इस ट्रेनर के पास है, क्योंकि उसने कोर्स की मार्केटिंग ऐसे की है। हाँ। तो आप उस ट्रेनर के पास जाएंगे, आपको तीसरे, चौथे, 10वें, 50वें ट्रेनर के पास जाएंगे, वो पीस ऑफ पजल नहीं मिलेगा, क्योंकि देयर इज नो सीक्रेट इन दैट। सर सीक्रेट ये है कि कोई सीक्रेट नहीं है, और ये सबके साथ होता है। ये जितनी जल्दी कोई बंदा इस फेज से गुजर जाए उतना अच्छा है। फ्रीलांसिंग की क्लास में, पहली क्लास में आके पूछते हैं ये बताएं आपने सारा कुछ हमें सिखा दिया, अब बस पैसे कमाने की क्या टेक्निक क्या है, बता दें टेक्निक क्या है। और टेक्निक नहीं आपको पता मतलब क्या, कैसे टेक्निक बताएं, मैं उनको पहले दिन ये बोलूं कि यार टेक्निक होती नहीं है, तो फिर वो हमें उधर ही काम करना पड़ेगा कि हम अपनी ज़हनी दिस्तफ करें। क्या जो जिंदगी है ना, मतलब वो कुआं खोदोगे तो पानी निकलेगा, कुआं खोदे बगैर पानी नहीं निकलेगा। तो ये हमजा हो गई बिगनर्स की बात। अब बताएं उन लोगों की जो थोड़ा सा ग्रो कर गए, जिन्होंने सीख लिया, किसी से सीखा नहीं सीखा, अर्निंग कर रहे हैं अराउंड $500 से $1000 की अर्निंग कर रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे, फाइवर में अटके हुए हैं, अपवर्क में अटके हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनको समझ नहीं आ रहा। तो एक मिड लेवल फ्रीलांसर का क्या चैलेंजेस होते हैं? अच्छा, अब जो है जो $500 से $1000 या इवन $1500-2000 भी कमा रहा है, सबसे पहला जो है ना, उसको एक ये पढ़ा रहता है कि यार ये सस्टेन नहीं हो रहा, सस्टेनेबल नहीं है। दूसरी बात, कभी कम अर्निंग आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है। हाँ, दूसरा मतलब मल्टीपल फेसेस मैं कोशिश करूंगा जितने अच्छे तरीके से मैं कर सकूं। एक तो ये है ना कि वो सस्टेनेबल है या नहीं है, वो हमेशा शक में रहता है। तो ये तो उसको डाइवर्सिफिकेशन और तमाम जो प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं उसमें आपको पूरा सीखना चाहिए कि जब आपकी एक इनकम आ रही है तो आपको सेविंग करें, कुछ इन्वेस्टमेंट करें, कुछ डाइवर्सिफिकेशन करें, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखें, वो एक उसको ज़रूरी है इस चैलेंज को तरीके का। दूसरा एक चैलेंज है कंपैरिजन। वो कहते हैं कि यार मैंने 3 साल हो गए, मैं $1000 1200 करा रहा हूँ, या 2 साल हो गए, या 6 साल, जितने भी जिसको हुए। वो कहता है कि यार मेरा फलां जो दोस्त या उसका जानने वाला या फलां कज़न या फलां सोशल मीडिया पे बंदा, तो उसने $3000 की स्क्रीनशॉट लगाई है, मैं तो इसका मतलब फजूल इंसान हूँ। तो ये कंपैरिजन एक बहुत खतरनाक चीज़ है जो उसका चैलेंज है। अगर आप प्रोफेशनली चैलेंज देखें तो इसमें ये होता है, एक चैलेंज ये भी होता है कि वो बंदा ना कहता है कि अच्छा ठीक है इतना तो आ रहा है, अब वो स्किल अप नहीं करता। ये चैलेंज है कि जब आप लोकल मार्केट को सेटिस्फाई कर रहे हैं या इंटरनेशनल मार्केट के लो चैलेंजेस क्लाइंट को, आप लो चैलेंज से मैं इनकम या उसकी नहीं कर रहा, लो डिफिकल्टी वाली की बात कर रहा हूँ, आप टैकल कर रहे हैं और आप समझते हैं यही है ग्लोबल जो टैलेंट है, उसके ऊपर आप स्किल अप नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप रिमोट की तरफ जाएं तो ग्लोबल जो कंपनीज है वो जिस तरह का टैलेंट देख रही हैं वो पाकिस्तान में है, लेकिन उस मिकदार में नहीं जितना हम समझ रहे हैं। तो वो चैलेंज है कि आप स्किल अप करते हैं कि नहीं करते। तो एक तो मैंने कहा वो पैसा संभलता नहीं है, सस्टेन नहीं कर पाते, तो वो डाइवर्सिफिकेशन और वो इन्वेस्टमेंट सेविंग वो सीखनी चाहिए। दूसरा कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन वगैरह मेंटल सॉफ्ट स्किल्स आती हैं कि यार कंपैरिजन क्यों नहीं करता,
रिस्क का क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी शायद कुछ और जिम्मेदारियां हो या उसका कहीं और जिंदगी में चैलेंज हो। अगर उसका रिस्क ज्यादा है तो हो सकता है सेहत में हो, कॉन्फिडेंस में हो, घरेलू मसाइल, कुछ भी किसी किस्म का हर चैलेंज है इंसान की जिंदगी में। तो ये समझने की जरूरत है। फिर ये कि आपको स्किल अप करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मार्केट। अगर $1000 के कमा रहा है तो वो फ्रीलांसिंग के अंदर बेसिकली आया इसलिए है कि उसने कुछ पैसे कमाने हैं। वो जैसे ही पैसे कमाना शुरू करता होगा था बस यहाँ पे स्टे कर लेते हैं, वो उससे ग्रोथ की तरफ जा ही नहीं रहा, वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है और फिर उसको काफी अरसे बाद ये चीज जाके समझ में आती है कि पैसे के लिए ही नहीं करना है अपना, इसको मुझे स्किल अप करना है, इसको कैरियर बनाना है, एज अ करियर है, कैरियर है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रमोशंस होती हैं जॉब्स के अंदर, ठीक, जॉब्स के अंदर प्रमोशंस होती हैं, हमें नजर टाइम के साथ साथ हमें नजर आ रहा है, हमें पता लग रहा है, ठीक है। आप एक डॉक्टर हो तो सीनियर डॉक्टर बन जाओगे, लेवल चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। फ्रीलांसिंग में कुछ कोई चेंज नहीं हो रही। तो फिर वो जो एक सिनेरियो ना वहाँ पे आके बैठ जाता है। तो मेरा ख्याल है उसको डिफरेंट, जैसे फाइवर है उसने लेवल 2 टॉप रेटेड वगैरह करके वो शायद प्रमोशन लिया है, लेकिन अपवर्क में इस तरह के बैजेस हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा कोई फॉर्मल नहीं है ना कि हाँ जी अब आप सीईओ हो गए हो, सीनियर मैनेजर हो गए हो, तो उसको ना वो पैरामीटर्स मिल नहीं रहे होते। और क्योंकि सेल्फ मेड मतलब एक उसकी अपनी अर्निंग चल रही है, उसका अपना सिस्टम चल रहा है, इज योर ओन अपना बॉस है, तो वो उसको चीज समझ में नहीं आ रही। तो बहरहाल ये मिड लेवल के हो गए। एंड व्हाट अबाउट के एडवांस? ये मिड से भी शुरू हो जाता है, जो मैं एडवांस वाला कहने लगा हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस, ओह यार ये मेरा नींद का मसला, कमर दर्द के मसले। अच्छा, इसके अलावा एक मसला ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल $2-3 पर मंथ कमा रहे हो तो आप पाकिस्तान के 80% जो एम्प्लॉयबल यूथ है या इवन सीनियर जो है उससे आप ज्यादा कमा रहे हो। मतलब अगर आप आज का डॉलर रेट ना भी लगाओ, आप $150 का डॉलर रेट भी लगाओ, तो भी आप $2000 में 3 लाख रुपए कमा रहे हो, $3000 में 4.5 लाख रुपए कमा रहे हो, जो कि किसी भी मैनेजर की भी नॉर्मल तनख्वाह नहीं होती, बहुत हाई लेवल पे जाता है तो फिर उसको तनख्वाह मिलती है। फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो उसमें आप ना एक सोशल वैक्यूम में चले जाते हो। आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वो आपको उस तरीके से अब नहीं देख रहे। वो अब आपको देख रहे हैं पता नहीं क्या शायद, या आपको फील होना शुरू हो गया यार मैं इनसे क्या बात करूं, ये तो वो म्यूजिक, वो सीरीज, वो सारी चीजें कर नहीं रहे। तो एक लैक ऑफ कम्युनिटी या लैक ऑफ बिलोंगिंग की जो सेंस है वो भी उनको मैंने ऑब्जर्व किया चैलेंज रहती है। तो नींद है, वर्क लाइफ बैलेंस है, ये बिलोंगिंग के चैलेंज है। फिर इसी तरह इसमें चैलेंज ये है कि भाई हमारी आइडेंटिटी कोई नहीं है। आप किसी को जाकर मैं फ्रीलांसर हूँ, बेटा क्या? अच्छा नहीं, करते क्या हो? ये तो करते हो लेकिन काम क्या करते हो? फ्रीलांसर्स के तो आप कमा रहे हो लेकिन आपको वो सोशल एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही। तो ये सारी साइकोलॉजिकल उसमें आते हैं, ये मिड टू एडवांस सारे शुरू हो जाते हैं। फिर स्केलिंग का, एडवांस में स्केलिंग का बहुत इशू, ऑटोमेशन, सिस्टम्स बनाना, उसको स्केल करना, और स्केल इस तरीके से करना कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल में जा सको। आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काम जो है वो सिर्फ छोटे लेवल के ऊपर जो फ्रीलांसर्स बनाने के तरफ है उसमें हुआ हुआ, उसके बाद उसको सस्टेन करने में या उसको ग्रो करने में कोई काम ही नहीं हुआ? आप ये पॉडकास्ट शुरू कर, हाँ, तो ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन आई एग्री कि अभी हम कह रहे हैं लाई जाओ लाई जाओ लाई जाओ, जो आ गए हैं उनका क्या करना है? उनका क्या करना है? उनको कैसे आपने एक करियर, लॉन्ग टर्म करियर जो कि फुल टाइम को रिप्लेस कर सके, कैसे करना है, हम उस पर सोच नहीं रहे। और हमजा ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, यहीं तक बात लानी थी और यहाँ से इस बात को लोगों को बता दें जरा कि आपकी थिंक, क्योंकि आप इस टाइम मिड लेवल से ऊपर चले गए, ठीक है, 10 साल हो गए तकरीबन इस चीज़ को करते हुए, और अब आप फ्यूचर के अंदर सोच रहे हो, तो हमारी नॉर्मली अप्रोच क्या होनी चाहिए, मेरी आपकी, जिनको 10 साल या उससे ज़्यादा हो गया, अर्सा हो गया, और वो सस्टेन कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, एक अच्छी अर्निंग भी कमा रहे हैं और सारा कुछ एक कैरियर वाइज चल रहे हैं, थोड़ा ग्रो भी कर गए, स्केल भी थोड़ा बहुत कर गए, लेकिन अल्टीमेटली क्या सारी ज़िंदगी उन्होंने यही करना है या एक आगे भी जाना है? तो ये इसके बारे में एक कोई प्रैक्टिकल सी टिप हो, आपकी लर्निंग कैसी होनी चाहिए, आप किन लोगों को सुनो, कोई रिकमेंडेशन है आपके पास, कोई बुक्स की रिकमेंडेशन है, किसी कोर्स की रिकमेंडेशन हो जाए, समथिंग, एनीथिंग जो भी आपके ज़हन में इस टाइम चल रहा है? सर मैं एक वर्ड इसमें कहूँगा जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, वह हॉलिस्टिक लिविंग। हॉलिस्टिक, HOLISTIC, हॉलिस्टिक लिविंग। हॉलिस्टिक का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को हमजहती तौर पे, हमजहती का मतलब है कि तमाम डायमेंशंस को देखें, उसके तमाम पर्सपेक्टिव को एक साथ लेके चलें। ऐसा नहीं है कि आप ने सिर्फ एक के ऊपर फोकस करना है और दूसरे को इग्नोर करना है, क्योंकि हर एक फैक्टर दूसरे पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो अब अगर आपकी कमाई सेट हो गई है, मेरा एक शिकवा है, मैं रोजगार में जो पढ़ाता था उसके अलावा जब भी ट्रेनिंग किया मैं ये कहता हूँ
यार मर्द का एक किरदार है कि वो पैसा ला के दे, औरत का एक किरदार है कि वो बच्चा पैदा करके दे। अगर औरत ने बच्चा पैदा कर दिया और मर्द ने पैसा लिया है तो वो नहीं देखते कि बच्चे की तरबियत का क्या असूल है, जिम्मेदारी क्या है। ना मर्द देखता कि मेरा पैसे के अलावा इखलाक या बाकी चीजें भी होनी चाहिए इन जनरल। वो अगर उसने रोल पूरा कर लिया तो वो कहते हैं चलो बाकी खैर है, माशरा भी कहता है और बंदा भी ये कहता है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी खैर नहीं है। वो आपको लेटेस्ट स्टेज इन द लाइफ बहुत इंपैक्ट करती है। आपकी इमोशनल डेवलपमेंट है, मेंटल वेलबींग है, आपकी स्पिरिचुअल साइड है। आप तो सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट को देख रहे हो और फिजिकल में भी सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट को देख रहे हो। तो पहले तो मॉनेटरी से निकल के फिजिकल पे है, फिजिकल के से निकल के इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल पे है, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल से निकल के साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल पे है। और इसको फिर पूरी पर्सनालिटी, आपकी जो ह्यूमन बीइंग है ना, पर्सनालिटी है, उसको साथ लेके चले। अब उसमें मैं नहीं रिकमेंड कर सकता कि इमोशनल में क्या पढ़ें और साइकोलॉजिकल में क्या पढ़े और स्पिरिचुअल में क्या पढ़े, वो आपका अपनी एक्सप्लोरेशन होगी। लेकिन इस चीज को इंपॉर्टेंस दें कि आप एक इंसान हैं, आप एक मनी मेकिंग मशीन नहीं है, या आप एक चाइल्ड बेयरिंग मशीन नहीं है। अगर आप हैं तो आप एक मुकम्मल इंसान है जिसने एक भरपूर जिंदगी जी ली। तो वो भरपूर जिंदगी आपके लिए क्या है आपने डिफाइन करनी है। तो एक तो ये, और दूसरी शऊरी जिंदगी। ये जो चीज है ना, ये कॉन्शियसली हो, मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके, हाइप के इन्फ्लुएंस में आके, स्क्रीनशॉट्स के इन्फ्लुएंस में आके, एक हवा चली हुई थी उसके इन्फ्लुएंस में आके ना हो। या आपका शऊरी फैसला होगा, पता ये क्यों है क्यों नहीं है, ये सारी चीजें आपने डिसाइड की, जो कि मुश्किल काम है। एक आपको ये बड़े डार्क टनल से भी गुजारेगा, जहाँ पे शायद आपको किसी प्रोफेशनल काउंसलर की, साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़े, एक मुरब्बी की, एक मेंटोर की भी जरूरत पड़े। लेकिन उधर से गुजरना ह्यूमन ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि पैसा ठीक है, कर लिया ना आपने, जो मिड से एडवांस लेवल है कर लिया ना, अब ठीक है, इसके जो आपने सीखना था वो सीख ले, और लेकिन बस कर दे, हाँ, इसको आगे इसको सस्टेन करे और आगे अपनी जिंदगी के बाकी पहलुओं को भी देखें। क्योंकि और जो मिड लेवल वाला बंदा, जो बिगिनर लेवल वाला बंदा, उसको मैं कहूंगा कि भाई इस चीज को मेजर या दी गोल, ओनली गोल लेके चलने की जरूरत नहीं है। मियां मंशा मलिक रियाज बनने की जरूरत नहीं है। अब बेहतर ये है कि अगर आप मुकम्मल जिंदगी को लेके चलो तो अपनी रियलिस्टिक बताओ आपको चाहिए कितना, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, उसमें आपको क्या चीज चाहिए, उसका एक रियलिस्टिक आपके पास पूरा चार्ट हो, और बाकी पहलुओं का भी इस तरह से रियलिस्टिक चार्ट हो। तो एक होलिस्टिक लिविंग हो और कॉन्शियसली हो, ये मैं अल्टीमेटली कहूँगा, जिसका हर पाथ बंदा अपना डिस्कवर कर सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया हमजा, थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट शो में भी आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह। आगे कुछ एपिसोड्स हैं जिसमें मैंने पेरेंटिंग के ऊपर आपसे बात करनी है, आपने पेरेंटिंग के ऊपर काफी पढ़ा हुआ, सिंस आई एम अ पेरेंट टू, और इस यंग एज के अंदर पेरेंटिंग और मैरिज, यंग एज पेरेंटिंग भी एक बहुत मसला है, और यंग एज मैरिज भी एक ये है, वो चीज भी प्रॉब्लम है। और उसके साथ हम फ्रीलांसर्स का एक प्रॉब्लम ये भी, वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा ना। तो वो, और वो वर्क लाइफ के अंदर बीवी और बच्चे भी हैं, ठीक है, अब अम्मा वगैरह भी हैं, अबू भी हैं, तो ये फैमिली पूरी, तो ये बेसिकली फ्रेंड्स हैं आपके, तो वो बड़ा एक इम्पैक्ट करता है। तो चले इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बुलाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं लोग जो है इसको पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हम नए यूट्यूबर हैं, हमने वो चीज़ सीखी हुई है कि आप बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सारे हम लिंक्स लगा देंगे इंशाल्लाह। और कोशिश ये करनी है कि इफ़ यू वांट टू सपोर्ट सच कंटेंट, ट्राई टू सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट करें, एंगेज करें। यही मोटो है सारे यूट्यूबर्स का। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह सर। हाथ मिला लें आप।